ये अगर घोषित कर दिया जाए कि कपिल सिब्बल जो है वो मुसलमानों के ही वकील हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये मुसलमानों का मुद्दा उठाते हैं और जिस तरीके से बातें कहते हैं, अभी एक नया मामला लेकर के आए। आपको पता है कि आर्टिकल 370 का मामला हो गया या फिर राम मंदिर का मामला हो गया, ऐसे तमाम मुद्दे लेकर के ये आते हैं। लेकिन इस बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल दोनों में नोकझोंक हो जाती है। और किस मुद्दे को लेकर के ये आते हैं? ये कहते हैं कि मुसलमानों की जो शिक्षा प्रणाली है वो एससी से भी नीचे स्तर की है, बहुत नीचे स्तर की है। हालांकि देखिए जो नोकझोंक हुआ, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जो दलील कपिल सिब्बल दे रहे हैं और तुषार मेहता के बीच जो दलीलें चल रही है, इसमें पूरी तरीके से दोनों के बीच में नोकझोंक शुरू हो गई। अब इसमें देखिए कपिल सिब्बल क्या कहते हैं। कपिल सिब्बल ये कहते हैं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में मुसलमान जो है वो एससी अनुसूचित जातियों से भी नीचे है। ये तथ्य है। खुद को सशक्त बनाने का एकमात्र तरीका शिक्षा का माध्यम है। दोस्तों आपको यहां पे बताएं कि शिक्षा के मामले में मुसलमान अनुसूचित जाति से भी नीचे हैं। ये बात जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कपिल सिब्बल, तो इस पे पूरी तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच में नोकझोंक हो गई और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में जो है कपिल सिब्बल ने दलीलें देना शुरू किया और एससी से भी नीचे की शिक्षा प्रणाली को कहा कि यह बहुत निचले स्तर की मुसलमानों की शिक्षा प्रणाली है। इसमें पूरी तरीके से लतार लगा करके रख दिया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने। उसके बाद काफी नोकझोंक हुई, लेकिन दोनों में फिर सुलह हो गया और मामले चलते रहे। हालांकि सुनवाई चल रही है, लेकिन आपको बताएं कि अब मुसलमान कमेटी ही अब कपिल सिब्बल को लतारने लगे हैं। एक तरफ राम मंदिर का भी मसला ले लीजिए, सारे विपक्षी दलों को न्योता दिया गया और न्योता देने के बाद यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि मुसलमान समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो राम मंदिर में जाए, क्योंकि अगर विपक्ष हारे तो ये ना कोई कहे कि मुस्लिम लोगों की वजह से राम मंदिर हम नहीं गए तो हमारी लोकसभा चुनाव में हार हो गई। ये मुसलमान कमेटी के लोग ये नहीं चाहते हैं। तो मुस्लिम कमेटी के लोग भी चाहते हैं कि राम मंदिर में विपक्ष जाएं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम मुस्लिम वोट बटोर करके जीत जाएंगे। लेकिन मुस्लिम वोट को यह लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर विपक्ष को जीतना है तो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही ये नहीं जीत सकते हैं, इनको हिंदू वोट भी चाहिए। तो इसके लिए मुस्लिम कमेटी भी चाहती है कि ये राम मंदिर में जाएं, लेकिन हमेशा कपिल सिब्बल ने इसका बहिष्कार किया, इन्होंने भी बहिष्कार किया, न्योता को ठुकराया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी ने इस पर एक भी तीखी टिप्पणी नहीं दी। तो इससे ये क्या फर्क साबित होता कि अब मुसलमान कमेटी भी कपिल सिब्बल को लतार लगा रहा। अब देखिए जरा यहां पे मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि जो शिक्षा के मामले में जो कपिल सिब्बल मुसलमानों की एससी से भी नीचे स्तर की शिक्षा है, इस दलील पे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस बात का जवाब तो वे पार्टियां ही देंगी जो सदा मुस्लिम वोटों की तलबगार रही है। उन्हीं के बेल पर लंबे समय तक सत्ता का सुख उठाया है। न जाइए राम मंदिर, लेकिन इस बात का जवाब जो है वो कपिल सिब्बल के पास भी नहीं है। अब जरा देखिए यहां पर अमित शाह ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और एक बड़ी बात कही। अमित शाह जी ने कहा कि वर्ष 2003 में गांधीनगर से की गई शुरुआत ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, उद्घाटन होने वाला 22 जनवरी को, और उससे पहले भारत देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ जाती है। इससे यह साबित होता है कि राम भगवान अवतरित हो रहे हैं और भारत देश जो है वो विकासशील होता जा रहा। लेकिन किसी विपक्ष और किसी सारे ऐसे विपक्ष के नेता लोगों के गले में कंकर फंस गया है। ऐसा लग रहा हो कि भारत देश की तरक्की कैसे हो रही है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको दुख हो रहा, उन्हें तकलीफ हो रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अब जरा
देखिए यहां पर कि जो मामला आया है, एक और बड़ा मामला आया यहां पे बंगाल में, बड़ा बवाल हुआ है जिसपे सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उस घटना को याद करूंगा जो पालघर में साधुओं के साथ लिंचिंग हुई थी। दोस्तों, एक भीड़ ने उन साधुओं की हत्या कर दी थी और उन साधुओं के ऊपर बच्चे का अपहरण का आरोप लगाया था, और अपहरण के आरोप में मॉब लिंचिंग हुई और उन साधुओं को मार दिया गया। अभी तक उन साधुओं को इंसाफ नहीं मिला। हालांकि वो मामला अलग है कि अर्णव गोस्वामी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरी तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई थी, जेल में भी डाला गया था, लेकिन उन साधुओं को इंसाफ नहीं मिला। पश्चिम बंगाल से फिर से साधुओं का अपमान हुआ है और निर्वस्त्र करके उनको मारा गया है, पीटा गया है। ममता बनर्जी की सरकार वहां पे क्या कर रही है? अगर कोई वोट देने जाता है तो मतदान पेटी को जला दिया जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर किसी टीएमसी नेता के घर पे अगर छापा मारने जाती है तो 200 लोग मिलकर के उन ईडी अधिकारियों के ऊपर हमला कर देते हैं और कार्रवाई करने की बदौलत उन ईडी अधिकारी के ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। और आज देखिए कि पश्चिम बंगाल में साधुओं को निर्वस्त्र करके उनको मारा गया, पीटा गया। लेकिन आपको याद होगा, इस घटना से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मणिपुर में एक जो वीडियो सामने आई थी, निर्वस्त्र लड़की को किस तरीके से घुमाया गया था, वीडियो बनाई गई थी। 2 महीने बाद इस वीडियो को वायरल किया गया और उसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी बोलते हैं कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम लेंगे। अब अपील है हमारा कि जिस तरीके से आपने जो मणिपुर में जो निर्वस्त्र किया गया उस पे आपने ये टिप्पणी दी, तो आपको इस पे भी टिप्पणी देना होगा कि जो ममता के राज में साधुओं को निर्वस्त्र करके टीएमसी के गुंडों ने जो पीटा है, जरा मैं फोटो भी आपको शेयर कर रहा हूं, जरा देखिए किस तरीके से इन टीएमसी के नेताओं ने यूपी के 3 साधुओं को पश्चिम बंगाल में पीटा और किस तरीके से उनको मारा। इससे आप क्या समझते हैं? क्या इस पे न्यायपालिका को सामने आकर के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? सिर्फ मणिपुर के हिंसा पे ही स्टेटमेंट देंगे? ये सवाल अपने आप में उठ रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस का इंडी अलायंस गठबंधन जो है वो रद्द होने वाला है, रद्द हो ही गया समझिए। पहला तो सीट शेयरिंग का मुद्दा फंसा हुआ है, दूसरा जो मामला है वो अपने आप में बहुत ज्यादा संदिग्ध है। जरा देखिए कि सबसे पहले तो ममता बनर्जी जो है वो इंडी अलायंस की गठबंधन में मीटिंग में शामिल नहीं होंगी। ये ममता बनर्जी क्लियर ये बात कह रही हैं। अब इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप यही समझिए कि अब इंडी अलायंस टाएं फिस हो गया है। इंडी अलायंस के जो एजेंडे थे, जो इनका विजन था, हालांकि इनका कोई एजेंडा तो रहा है देश को तोड़ने का, धर्म में बांटने का, जाति में बांटने का, लेकिन इनका जो विजन और गोल था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और इन्होंने जो काम किया है वो पूरी तरीके से अब देश और दुनिया के सामने आ रहा, और इसका खामियाजा इंडी अलायंस और विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। तो अब आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।